Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से संबंधित अन्य अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी सारे अभी तक के जितने भी लेक्चर इंडियन पॉलिटी पर हुए हैं, इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट्स के एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, इंडियन पॉलिटी प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के से साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे प्रथम प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक चुनाव दाखिल किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? तो जिस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जो है दाखिल किया गया वो एक्ट था 1909 का। इसके तहत जो है सबसे पहले जो है जो मुस्लिम लोग हैं उनको जो है सांप्रदायिक चुनाव दाखिल करने का अधिकार दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि जो सांप्रदायिक ये जो चुनाव दाखिल करने का अधिकार है, इंडियन काउंसिल जो एक्ट है 1909, इसको जो है लॉर्ड मिंटो को जो है फादर माना जाता है। भारत में कॉमनल इलेक्ट्रोट का सांप्रदायिक जो चुनाव दाखिल करना है, इसका फादर कॉमनल इलेक्ट्रोट का माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को फादर माना जाता है। इनको जो है लॉर्ड मिंटो को इस जो एक्ट को जो है 1909 के एक्ट को मॉडले मिंटो जो है रिफॉर्म एक्ट भी इसको कहा जाता है। इस एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार जो है सांप्रदायिक आधार पर चुनाव दाखिल करने का अधिकार दिया गया। और उसी अधिकार को फिर आगे 1919 के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत जो है क्या किया गया, जो सांप्रदायिक आधार पर 1909 में जो है मुस्लिम धर्म के लोगों को जो है अधिकार दिया गया कॉमनल इलेक्टोरेट के बेस पे, 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और रिलीजन के लोगों को और धर्म के लोगों को, जो सांप्रदायिक धर्म के आधार पर जो इलेक्टोरेट है, 1919 में इसको एक्सटेंड किया गया। किन किन कम्युनिटी के लिए इसको जो है एक्सटेंड किया गया? जो है सिख कम्युनिटी के लिए, सिख समुदाय के लिए, साथ में इसको जो है क्रिश्चियन समुदाय के लिए जो है बढ़ा दिया गया, एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ में ही जो लोग यूरोपियन समुदाय के हैं उसके लिए भी ये जो है 1919 में इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास 1909 रहेगा, सांप्रदायिक चुनाव वाला। नेक्स्ट प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जिस देश का संविधान अलिखित है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसको वर्तमान समय में ब्रिटेन ब्रिटेन या जो है इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो 95% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रेडिशन पर आधारित है, वो परंपराओं पर आधारित है। जैसे यहाँ पर जो है जो क्वीन है वो जो है हेड ऑफ द स्टेट रहती है, क्वीन के नाम पर ही संपूर्ण देश का शासन जो है प्राइम मिनिस्टर चलाता है यूके में। तो यहाँ का संविधान जो है 95% जो है कन्वेंशन पर चलता है, ट्रेडिशन पर चलता है, जो परंपराएं वहाँ पर चली आ रही है, इसलिए जो है यहाँ पर यूके आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ का संविधान जो है लिखित है पूर्ण तौर पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप भारत को देखेंगे, भारत का संविधान जो है पूर्ण तौर पर लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के पास। भारत का संविधान पूर्ण तौर पर लिखा गया है, जिसमें 400 से अधिक जो है अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें जो है वर्तमान समय में, और जिसके जो है 22 जो है पार्ट्स है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। इसके अलावा पाकिस्तान का संविधान भी हमारे पास रिटर्न है। यूएसए का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा जो है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावरफुल, इसमें जो है केवल 7 अनुच्छेद है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 7 आर्टिकल है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वर्ल्ड का जो है बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में जो 9वीं सूची है
किसके द्वारा जोड़ी गई है? द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडिड बाय। तो भारतीय संविधान में जो नवी अनुसूची है ये जोड़ी गई है कौन से अनुच्छेद के द्वारा? ये जोड़ी गई है प्रथम संशोधन के द्वारा जो है नाइन्थ शेड्यूल को जोड़ा गया है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जो है भारतीय संविधान में नाइन्थ जो शेड्यूल है इसको जोड़ा गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यों के मध्य जो विवाद है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जो पावर का जो रिस्ट्रिक्शन है, वो जो है सबसे पहले अपीलेट होता है, सॉरी सबसे पहले जो है ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर अपीलेट होता है, फिर जो है एडवाइजरी होता है और फिर रिट। तो यहाँ पर यदि राज्यों के बीच विवाद हो जाए, यदि एक तरफ जो है भारत राज्य हो, इंडिया हो, या दूसरी तरफ जो है भारत का कोई स्टेट हो, अगर इनके बीच कोई विवाद हो जाए तो ऐसा जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय की जो है मूल जो ओरिजिनल जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ओरिजिनल। और ऐसे जो मामला है, ऐसे मामले की सुनवाई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। ऐसे मामले जो है निचले निम्न न्यायालयों में, ना तो हाई कोर्ट में ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है पेश किए जा सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ एक राज्य हो और दूसरी तरफ भारत के एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है बी रहेगा। और अपीलीय अधिकार क्षेत्र में ऐसे मुकदमे आते हैं जो मुकदमे जो है निम्न न्यायालयों से शुरू हुए होते हैं, लेकिन निम्न न्यायालयों में लोअर कोर्ट में जो है उन मुकदमों के संदर्भ में जो डिसीजन दिया गया था उस डिसीजन को जो है चुनौती दी जाती है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के प्रेसिडेंट को सलाह देता है, लेकिन भारत का प्रेसिडेंट उस सलाह को मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। अगर उनको लगता है कि माननी चाहिए तो वो मान सकते हैं, नहीं तो। और याचिका जो क्षेत्राधिकार रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल जो 32 है उसके तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जो है व्यक्तियों के जो है ह्यूमन राइट्स व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए हेबियस कॉर्पस रिट ऑफ मैंडामस, ठीक है, सर्टियोरी क्यू वारंटो, और जो है आपके पास HMPC जो है आपके पास रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। ये 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है याचिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1946-47 के दरमियान निम्न में से कौन भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946-1947? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, लियाकत अली खां जो है 1946-1947 में जो भारत की इंटरिम सरकार थी उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर के वित्त जो है पद पर जो है सुशोभित थे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गारंटी किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स जो है नागरिकों को दिए गए हैं, उन्हें केवल उस अवस्था में सस्पेंड किया जा सकता है जब जो है ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो। जब भारत में जो है आर्टिकल 352 के तहत, जब भारत में आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, तो नागरिकों के पास आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी जो है रहता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है नागरिकों के पास रहता है। इसके अलावा बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे जो है समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी जो है नागरिकों के पास रहता है। ठीक है, तो ये जो है होता है आर्टिकल जब 358 अप्लाई होता है और 359 अप्लाई होता है, तो वो बाकी सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करके जो है आर्टिकल 20 और 21 ही नागरिकों के पास रखता है। तो फंडामेंटल राइट जितने भी दिए गए हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है जब जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो, जब भारत पर दूसरा देश आक्रमण कर दे, बाहरी देश आक्रमण कर दे, या युद्ध जैसी जो है सिचुएशन या युद्ध उत्पन्न हो जाए, तो उस अवस्था में जो है क्या हो सकता है, जो आर्टिकल 20 है और 21 जो है रहता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसके पास राष्ट्रीय आपातकाल अथवा वित्तीय आपातकाल को घोषित करने की शक्ति नहीं थी? हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्टेड विद द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल
इमरजेंसी। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 जो है भारत का राष्ट्रपति जो है, आर्टिकल 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी जो है भारत का राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है यदि मंत्रिमंडल जो है एक प्रस्ताव जो है इस तरीके का पास कर दे, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव की स्वीकृति ज़रूरी है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगी। और आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल, यदि किसी राज्य का वित्तीय कोष खतरे में पड़ जाए, वहाँ पर ट्रेजरी जो है या जो है पैसा ख़त्म हो जाए, वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाए। लेकिन आज तक जो है वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी ये जो है 0 बार लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में जो है 3 बार लगा है, 1965, इसके अलावा 1971 और इसके अलावा एक और बार भी है 1962। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी भारत में लग चुकी है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के पास ये पावर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन मूलभूत अधिकार, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो भारत के संविधान में ओरिजिनली जब भारत का संविधान बना था तब 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में जो है आर्टिकल 300 ए इंसर्ट करके भारतीय संविधान में इसको जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर इसे एक लीगल राइट बना दिया जाता है। तो अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकार है। तो प्रश्न पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन मूलभूत अधिकार नहीं है। तो जो संपत्ति का अधिकार है यहाँ पर, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो पहले आर्टिकल 19 और 31F में था, ठीक है, 19(1)(f) और 31 में था, अब इसे जो है संपत्ति के अधिकार को इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो मूलभूत अधिकार नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार, अब इसको आर्टिकल 300A बना दिया गया है भारतीय संविधान में, जहाँ पर अब ये एक लीगल राइट बन गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश है, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेशन कैन रिमेन इन फोर्स पर। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। भारत के राष्ट्रपति जब जो है जो है संसद का सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, या जो पिछली लोकसभा है उसका कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो और ऐसी इस अवधि में जो है महत्वपूर्ण कानूनों की ज़रूरत पड़े, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वो अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहते हैं। 6 महीने के अगर अगर नई पार्लियामेंट बन जाती है, नई लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, अगर वो इसको स्वीकृति देते हैं तो ये 6 महीने से ज़्यादा भी एक्सटेंड रह सकता है। तो पहले जो अध्यादेश लागू रहते हैं वो 6 मंथ के लिए ही रहते हैं। नेक्स्ट, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के मित्र और मार्गदर्शक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो है मित्र और मार्गदर्शक ये माने जाते हैं। लोक लेखा जो समिति है जिसकी स्थापना 1919 के एक्ट के तहत जो है 1921 में की गई, जिसके कुल सदस्य 22 है, 15 लोकसभा से और जिसमें जो है 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कुल इसमें 22 सदस्य है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो मार्गदर्शक माने जाते हैं वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी जो कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी को सबसे लार्जेस्ट कमेटी कहा जाता है, इसमें 30 सदस्य जो है और सारे के सारे जो है लोकसभा से ही लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। तो जापान की संसद का नाम जो है, जापान की संसद का नाम डाइट है। ठीक है, जापान की संसद का नाम जो है क्या है, डाइट है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो है चेयरमैन, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और इनको जो है भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं, बल्कि भारत की जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो है सभापति होने के नाते इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो ये राइट आंसर जो है इसका होगा भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, राष्ट्रपति भवन वॉज डिज़ाइंड बाय। तो राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये आई एम नॉट श्योर, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, शक्ति स्थल किससे संबंधित है। शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू
सॉरी, यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय, ठीक है, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? तो राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा, जो है एडवर्ड लुटियंस के द्वारा राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू, शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल संबंधित है इंदिरा गांधी जी से संबंधित है शक्ति स्थल। नेक्स्ट है, प्रथम संसदीय स्वरूप की सरकार, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, तो फर्स्ट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी वो इंग्लैंड में बनी थी, ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को वर्ल्ड की सभी पार्लियामेंट की मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहा जाता है, सभी संसदों की इसको जननी कहा जाता है, तो ये राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है, द स्पीकर ऑफ वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहता है कास्टिंग वोट। जब लोकसभा में किसी बिल के संदर्भ में दोनों पक्षों में ऑपोजिशन और दोनों पक्षों में इक्वल इक्वल वोट पड़ जाए, मान लो 5-5 वोट पड़ेगी, तो अंतिम और जो निर्णायक मत है तभी लोकसभा का स्पीकर जो है वोट कास्ट करता है, अदरवाइज लोकसभा का स्पीकर वोट कास्ट नहीं करता, और उसका जो वोट कास्टिंग है वो जो है निर्णायक मत कहलाता है, कास्टिंग वोट उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कास्टिंग वोट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, निर्णायक मत जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रथम जो है संसदीय स्वरूप की सरकार का निर्माण कहाँ किया गया, ये रिपीटेड, ठीक है, तो ब्रिटेन में जो है प्रथम जो है संसदीय जो सरकार का निर्माण हुआ था। और स्विट्ज़रलैंड को जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो घर है वो जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसका घर जो है स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 1 ने भारत को घोषित किया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 के अनुसार जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है, जो राज्यों ने मिलकर जो है यूनियन को बनाया है, ठीक है, आर्टिकल 1 के अनुसार जो है भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब एक लीगल राइट है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 300A भारतीय संविधान में इंसर्ट किया गया है एक नई संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो अब ये एक जो है कानूनी अधिकार है, ये एक मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कैग है, कैग जो है आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का प्रावधान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानूनी अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। और स्टेट में अगर कहा जाए आपको कि स्टेट में फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो स्टेट में जो है एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, स्टेट का एडवोकेट जनरल, और सेंटर का जो है इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर अगर कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल, अगर किसी स्टेट में फर्स्ट जो है आपको लॉ ऑफिसर कहा जाए तो वो होता है एडवोकेट जनरल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज हाउ मैनी ईयर, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो जो है 6 ईयर्स होता है, और प्रत्येक 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं लॉटरी मेथड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ पेश होता है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड, तो भारत सरकार का जो वित्त बिल है ये प्रेजेंटेड किया जाता है लोअर हाउस में, लोअर हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस जो है होता है जिसको कहते हैं हम लोकसभा, लोकसभा में वित्त बिल प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा को जो है वित्त बिल के संदर्भ में, फाइनेंस बिल के संदर्भ में राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है, और फाइनेंस बिल जो है कौन प्रस्तुत करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोकसभा की समक्ष जो है फाइनेंस बिल को प्रस्तुत करेंगे, और ये बिल जो है फाइनेंस बिल है या सामान्य बिल है ये कौन डिसाइड करता है, ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा बिल जो है साधारण बिल है और कौन सा बिल जो है
वो जो है वित्त बिल है। और जो अपर हाउस है, अपर हाउस हम राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा वित्त बिल को अपने पास ज़्यादा मात्र से ज़्यादा 14 दिन तक रख सकती है। जब उसके पास बिल आता है लोकसभा के पास, तो 14 दिन बाद उसको जो है बिल वापस देना पड़ता है किसको, लोकसभा को। और सामान्य बिल जो है राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो स्टेट में है, स्टेट में जो वित्त बिल है वो कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भी लोअर सदन में, क्योंकि स्टेट में लोअर सदन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ विधान परिषद ऊपरी सदन होता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर की जो है कंसेंट के बाद स्टेट का जो मिनिस्टर होता है वो जो है प्रस्तुत करता है बिल को। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन है, स्पीकर के वोट को लोकसभा में कहते हैं, द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो जो स्पीकर का वोट है उसे जो है कास्टिंग मत कहते हैं, ये मैं थोड़ी देर पहले भी रिपीट कर चुका हूँ आप लोगों के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ। तो किस आधार पर मताधिकार भारत में सब लोगों को दिया गया है, तो भारत में सब लोगों को जो राइट टू वोट दिया गया है वो दिया गया है एज के आधार पर। ठीक है। एज के आधार पर जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है या वो 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है और उस व्यक्ति का नाम जो है जिस क्षेत्र में वह रहता है, जो वहाँ की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, उस क्षेत्र की जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्ट्रोल रोल है, ठीक है, इलेक्ट्रोल रोल में अगर उसका नाम है, निर्वाचन जो है पत्र उसके पास है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, तो वो 18 वर्ष का है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा और जो आपके पास पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें मत डाल सकता है और वोट वो जो है कास्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में रिमूव्ड बी। तो भारत के राष्ट्रपति को किससे हटाया जा सकता है, साधारण बहुमत से राज्यसभा में प्रस्तावित पास करके और लोकसभा के बहुमती सदस्यों के सामने। तो अगर एक रेजोल्यूशन जो है राज्यसभा लेकर आए भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, अगर भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव करना है पद से, तो ये पावर जो है राज्यसभा के पास ही है। राज्यसभा ऐसा रेजोल्यूशन सबसे पहले लेकर आएगी, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। अगर जो है राज्यसभा ने पावर ऐसा रेजोल्यूशन लाया और उसे सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया और उस पर जो है एग्रीड होगी और जो है मेजोरिटी के साथ जो है लोकसभा ने भी पास कर दिया, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको पद से रिमूव किया जाएगा। और भारत के जो प्रेसिडेंट है, भारत के प्रेसिडेंट को अगर पद से हटाना है तो उनके विरुद्ध जो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट है वो लोकसभा भी लेकर आ सकती है, राज्यसभा भी कोई भी प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व भारत के राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, भारत की उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये पावर जो है राज्यसभा के पास ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की स्थायी समिति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है पार्लियामेंट की वो है डी, कंसल्टेटिव कमेटी ऑन मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस। वित्त मंत्रालय की जो परामर्श समिति है ये जो है संसद की स्थायी समिति नहीं है। बाकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों को तीनों जो है फाइनेंशियल कमिटीज़ है, ये जो है स्टैंडिंग कमेटी है। इन तीनों में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान से आप पढ़ लें। नेक्स्ट है, भारत के न्यायाभिकर्ता सहायता प्रदान करते, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड असिस्टेंस टू। तो भारत के न्यायवाही जो सॉलिसिटर जनरल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल है ये असिस्टेंट प्रदान करते हैं भारत के महान्यायवादी को। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छुट्टियों आराम करने के दौरान उनका पद संभालता, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यदि भारत के राष्ट्रपति जो है छुट्टियों में चले जाए या जो है उनके प्लेजर के आधार पर जो है उनके पद को कौन संभाल सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छुट्टियों आराम के दौरान उनका पद संभालता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जो है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर जो है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है स्टेट्स में इनके जो है नाम पर जो है क्या करते हैं
शासन चलाते हैं, तो ये जो है यहाँ पर होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि जब राष्ट्रपति जो है लंबी छुट्टियों पर चला जाए या वो बीमार हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो तब उनकी जगह जो है भारत की वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पर जो है कार्य करेंगे। नेक्स्ट है लाभ के पद का निर्णय कौन लेगा? हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो लाभ के पद का जो निर्णय लेता है वो जो है पार्लियामेंट लेता है। ये भी आपने पढ़ना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो ये निर्णय लेता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की याचिका जारी की जा सकती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो है 5 प्रकार की। तो इसका जो है आंसर हमारे पास यहाँ पर रहेगा सी 5, जिसमें जो है HMPCQ मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो, ये 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? 2 सदनों वाला विधानमंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर? तो इसमें जो है जो स्टेट है जहाँ पर जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है वो है मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी जगह है, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला है एक जो है जैम टी, ये आपने सिंपल फार्मूला याद रखना है इसका। अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है और आपके पास जो है तमिलनाडु है। ये राज्य है जहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, 2 सदनों वाला है। बाकी राज्यों में वह 1 सदनीय है, क्योंकि JNK अब जो है क्या बन गया है, इसको जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय, तो इसका राइट आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लिखित संविधान के विचार का उद्भव कहाँ हुआ? वेयर वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वॉर्न? तो इसका राइट आंसर है यूएसए। यूएसए का संविधान जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, फर्स्ट रिटन संविधान है, 7 अनुच्छेद इसमें है कुल। निम्नलिखित में से कौन सा लेख निचली अदालतों की कार्यप्रणाली की जांच का परीक्षण? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन फंक्शनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट्स है उनमें से जो रिट है जो है निम्न अदालतों की कार्यप्रणाली की जांच करता है वो है आपके पास जो है उत्प्रेषण लेख, जिसको हम रिट ऑफ सेरोट्योरी कहते हैं। ये जो है निम्न न्यायालयों की कार्यप्रणाली की परीक्षण की जांच करता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की प्रणाली में किस में उल्लिखित है? पंचायती राज इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है ये जो है उल्लिखित की गई है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया को लेड डाउन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो भारत की राष्ट्रपति को जो इलेक्ट किया जाता है वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोपोर्शनल जो है वोट सिस्टम प्लस जो है सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वोट सिस्टम होगा। यहाँ पर सी और बी दोनों होने चाहिए थे, ये प्लस होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो सिंगल आंसर आएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम भी होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, वो प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम नहीं होता है, सॉरी। यहाँ पर जो है शब्द यूज़ किया गया है वोट सिस्टम, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। अगर आपसे पूरा पूछा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को जिस प्रणाली द्वारा चुना जाता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस फिर जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम नहीं है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बी जो है इसका रहेगा। तो आपने शब्दों को अच्छे से देखना है। हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? जनता के धन का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है आर्टिकल 148 के तहत, इनको पब्लिक पर्स जो है जो धन का, जनता के धन का, इनको संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा तथा लोकसभा की गण पूर्ति कितनी है? द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो है इनका गण जो है कोरम रहता है, अर्थात इनकी जब बैठकें होती है तो उसके लिए जो है कुल उपस्थित सदस्यों के 1/10 सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी जो है हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर? शून्य काल जो है महत्तम समय, इसकी सीमा कितनी रहती है? तो आपको ये भी पता होना
होना चाहिए कि जब संसद में सेशन बिगिन होता है तो ज़ीरो आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, तो ये सब आपको रीड करनी चाहिए। तो ज़ीरो आवर का जो काल है ये 1 घंटे तक चल सकता है, 1 घंटे तक ये जो है चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल मे बी लिंक्ड विद, जनहित वाद याचिका को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जनहित याचिका जो विवाद है इसको जोड़ा जा सकता है न्यायिक सक्रियता से, जुडिशियल एक्टिविज्म से इसको जो है जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है, तो ये है न्यायमूर्ति जो है जगदीश भगवती की, जिन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेकर आई ही। ठीक है, मोबाइल कोर्ट भी इनके दिमाग की ही उपज है, इनके दिमाग की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन, तो जो फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में जो हेल्ड हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बी जो है और डी, पर राइट आंसर यहाँ पर 1952 रहेगा। 1950 जो है अक्टूबर नवंबर जो है 1951 से शुरू हुए थे। इस समय जो है बहुत कम राज्यों में, अक्टूबर 1951 में बहुत कम राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन जनवरी फरवरी 1952 में सर्वाधिक राज्यों में, सबसे अधिक राज्यों में चुनाव हुए थे। इसलिए जो है डेट को कंसीडर किया जाता है 1952। अगर ये पूछा जाए कि जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन, तो राइट आंसर जो है 1952 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भारत का इकलौता राज्य जहां सामान्य नागरिक संहिता, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज टू हैव द कॉमन सिविल कोड, तो ये है गोवा, जहां पर जो है आर्टिकल जो 44 है जो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो ये जो है गोवा में है जहाँ पर एक सामान्य जो है संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास निम्न में से कौन मूलभूत अधिकारों का संरक्षण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का जो हमारे पास जो संरक्षक है वो है जुडिशरी, जुडिशरी आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है संरक्षक है, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित। आंध्र प्रदेश भाषा राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड इन लिंग्विस्टिक, फर्स्ट जो है लैंग्वेज के आधार पर जो है क्रिएट किए जाने वाला राज्य था ये किया गया था 1952 में, और श्री पोटी रामावालू ने जो है अनटिल टू डेथ उन्होंने जो है फास्ट किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये राज्य क्रिएट हुआ था भाषा के आधार पर, प्रथम राज्य भारत में। भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत की संविधान में जो है जितनी जो है मूलभूत कर्तव्य है वो है हमारे पास यहाँ पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो है 11। ठीक है, राइट आंसर जो है बी रहेगा। ओरिजिनली जो है भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान में 46th अमेंडमेंट जो है 1976 में आया था, तो तब 10 प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय नागरिकों के लिए जो है आर्टिकल 51A भाग 4A, ठीक है, भाग 4A और आर्टिकल 51A में 10 प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात, लेकिन एक और 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत जो है एक 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ी गई कि नागरिकों का और जो गार्डियंस है उनका यह एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तमान समय में जो फंडामेंटल जो है भारत के संविधान में मूलभूत जो कर्तव्य है वो 11 है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो प्रथम जो विदेशी मंत्री थे, विदेश प्रधान थे, वो कौन थे, तो ये थे हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फर्स्ट, और इनको भारत की विदेश नीति का प्रोपाउंडर फादर भी इनको माना जाता है। ठीक है, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है, हु होल्ड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास संसद। ठीक है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी जो है सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है। ठीक है, आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है राज्य सरकार का कार्यकारी जो है ऊपरी कौन है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है राज्यपाल, अर्थात राज्य सरकार का सारा जो शासन है वो गवर्नर के नाम पर चलता है। ठीक है, वहाँ का जो सीएम है, सीएम जो है गवर्नर के नाम पर सारी जो है शासन नीति निर्देश चलाता है, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव हेड जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो है गवर्नर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का स्थगन का विचार लिया गया है। ठीक है, द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो ये लिया गया है कहाँ से? बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ये कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा न्यायालय उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट भी और जो है हाई कोर्ट, इसका आंसर जो है सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट्स जारी करता है, HMPCQ, हैबियस कॉर्पस मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्टियोरी, क्यू वारंटो। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है यही 5 रिट्स जारी करता है जिनके तहत वो मूल अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।